हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों आज हम इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का छठा लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। जिस लेक्चर में हम लोग छठा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है ये हम आज समझेंगे और इस चैप्टर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस टाइप के सब्स्टिट्यूशन देखेंगे वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे एक टेबल में डिस्प्ले करने जा रहा हूं जिसमें डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस के लिए डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास जो भी फंक्शनल फॉर्म में वैल्यूज होंगी उसमें हम किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके, वो मैं अभी डिस्प्ले करने जा रहा हूं। आप इस पूरी टेबल को नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में फेयर कर लेना, क्योंकि ये आने वाली क्लासेस में आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए बच्चों, ये रही वो टेबल। तो बच्चों हम आ गए यहां पर आपके लिए छठे नंबर का फॉर्मूला जो डिस्कस करेंगे उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना आप लोग। आने वाले क्लासेस में न्यूमेरिकल्स भी जो हम करेंगे वहां भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, आने वाले टॉपिक्स में भी यूज होगा, यानी जो आगे फर्दर हम कैलकुलस के टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्रिकेट में सुना होगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर। अब वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर का रोल क्या होता है, ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है आपको पता है। जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो उसमें 11 प्लेयर्स फील्ड पे होते हैं, जो मतलब फील्डिंग वाली साइड होती है उनके। अब किसी प्लेयर को मान लो इंजरी हो गया या वो थक गया है, उसको 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। अब वो मतलब क्या होता है, पेविलियन में वापस आ जाता है और एक 12th मैन का जो प्लेयर होता है उसे हम फील्ड पे भेज देते हैं। और वो जो प्लेयर होता है 12th प्लेयर, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब समझाने के लिए मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया यहां पर, यानी मैथमेटिक्स में इसका कैसे रोल होता है ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्रिकेट वाला एग्जांपल क्यों लिया। देखिए बच्चों, कहीं पर कोई एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है, तो समझिए कि कहीं पर कोई अगर एक्सप्रेशन है जिसको सिंप्लीफाई करना है और उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रिगो फंक्शंस की हेल्प ले रहे हैं। तो कैसे हेल्प लेनी है और उससे क्या मोटिव हमें अचीव करना है वो जरा समझिए, तो आपको ये मेथड समझ में आएगा। इस मेथड का इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास टोटल 6 ट्रिगो फंक्शंस हैं जिनको मैं यहां पर पेयर वाइज लिख रहा हूं। एक हो गया आपका साइन थीटा, एक हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है, ये पहला पेयर। एक मैंने लिख लिया सपोज टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, ध्यान से, ठीक है, ये आपका दूसरा पेयर। और ये आपका बचे हुए दो जो ट्रिगो फंक्शंस और रह गए उनसे ये तीसरा पेयर बन गया। अब इसका मतलब क्या है समझना ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं। अगर कहीं पर मुझे ऐसा एक्सप्रेशन मिला हुआ है किसी भी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करना इसमें पसंद करूंगा, ऐसी कौन सी ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू यहां से डालूं, एक्स की जगह मैं ऐसा कौन सा ट्रिगो फंक्शन इनमें से डालूं ताकि ये सिंप्लीफाई होकर किसी फॉर्मूले की हेल्प से कुछ ना कुछ नया एक्सप्रेशन दे दे। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, जो फॉर्मूले आपने 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़े हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं बच्चों, यहां पर एक्स की जगह ना आप साइन थीटा डाल दो। जैसे आप यहां पर x की जगह साइन थीटा डालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो क्या हुआ, हमने एक इनमें से सोचा, इनमें से कौन सा, तो हमने सोचा साइन थीटा, उसको यहां पुट किया, कुछ सिंप्लीफाई हो गया बाय यूजिंग द फॉर्मूला, सिंप्लीफाई हुआ। तो यही मेन पर्पज है कि सिंप्लीफाई करना है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा कहता है सर यहां पर x की जगह ना आप टेन थीटा डाल के देखो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता, वो कोई फॉर्मूला नहीं बनता फिर। या सीकेंड थीटा डाल के देखते हैं आप, 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, अगेन कोई फॉर्मूला नहीं बनता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेरे से कहता है कि सर आप यहां पर x की जगह साइन थीटा क्यों डाल रहे हो, आप x की जगह कॉस थीटा डाल के देखो, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। मैंने क्या बोला कि अगर कोई बच्चा यहां पर कॉस थीटा डालता ना x की जगह, तो ये बनता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहां पर भी फॉर्मूले की हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर पाए। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को।
अगर मैंने साइन थीटा डाला और उससे बात बन गई तो कॉस थीटा डालने से ही बात बन रही है, कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। तो अगर साइन थीटा किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है तो वहां पर कॉस थीटा भी यूज किया जा सकता है। ये हमारी चॉइस होगी कि हम क्या यूज करें, साइन थीटा यूज करें या कॉस थीटा यूज करें। हमने देखा कि टेन थीटा यूज करने से यहां पर कोई काम नहीं हो पाया। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर मैं करूंगा तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो आप कॉट थीटा को भी चेक कर लो, अगेन कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। सेम एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव फॉर सीकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा कि हमें इन दोनों को यहां पर यूज करने से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं बनेगी, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिया जिसकी हेल्प से मैंने ये समझाया कि साइन थीटा या कॉस थीटा में से कोई सा भी एक आप लेंगे तो बात बन जाएगी। यहां पर बच्चों आपको एक मोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, ये जो मैंने पेयर्स आपको बताए हैं ना, इसमें से इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से अगर एक यहां पर डालने से सिंप्लीफाई हो सकता है तो दूसरा भी वहां पर डाल के सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर एक फेल होगा तो दूसरा भी फेल होगा। अगर आपने यहां टेन थीटा डाल के देखा और बात नहीं बनी तो कोटेंजेंट थीटा से ही बात नहीं बनी, या आपने देखा। एक और एक्सप्रेशन लेता हूं आपको समझाने के लिए मैं। सपोज मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या डालूं यहां पर मैं? अगर मैं एक्स की जगह साइन थीटा डालूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं एक्स की जगह बच्चों यहां पर टेन थीटा डाल दूं, आप चेक करके देखो, अगर टेन थीटा डालेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये? अगेन ये कोई फॉर्मूला बन गया विच इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप ये भी सोच कर देखो कि अगर आप कोटेंजेंट थीटा डालेंगे एक्स की जगह तो भी आपका काम हो जाएगा। आप चेक करके देख लो, आप एक्स की जगह इसमें अगर आप कोटेंजेंट थीटा डालेंगे टेन थीटा की जगह तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा। चेक करो, बताओ कौन सा फॉर्मूला बना, मुझे कमेंट करके बता देना। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, लेकिन सीकेंट थीटा या कोसेकेंट थीटा डाल के देख लो, कोई काम नहीं होगा, बात ही नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसको सिंप्लीफाई करना है उसमें हम अगर ऐसा कोई ट्रिगो फंक्शन डाल दें, ये पेयर वाइज ऐसे सोचना है आपको कि इसमें से अगर मैं ये डाल दूं और हमारा काम हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन आप वहां पर कॉस थीटा भी डाल सकते हैं अगर आपका मन करे तो। और अगर साइन थीटा वहां पर नहीं डल सकता तो कॉस थीटा भी नहीं डलेगा, टेन थीटा नहीं डल सकता तो कॉट थीटा भी नहीं डलेगा। अगर टेन थीटा डल सकता है तो कॉट थीटा भी डल सकता है। हम क्या डालें वो हमारी मर्जी है, क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। हमें पेयर वाइज सोचना है, या तो ये काम करेगा या फिर ये काम करेगा या फिर ये काम करेगा। अगर ये काम करेगा तो ये भी काम करेगा, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये भी काम नहीं करेगा, मतलब ऐसे। ठीक है ना? सेम तरीके से मैंने इनको समझाया। अब यही बात मैं आप लोगों को अभी मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशन थे, अभी आपने टेबल में देखा होगा। सपोज अगर मैं ये कहूं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ठीक है, अब देखना, अगर मैं यहां पर x की जगह a tan थीटा पुट करूं या a कोटेंजेंट थीटा पुट करूं, a आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना? अगर x की जगह a tan थीटा मैं पुट करूं यहां पर तो क्या होगा बच्चों? x की जगह a tan थीटा पुट करके देखो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। आप यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन कोई ना कोई फॉर्मूला बन गया ना ट्रिगो फंक्शन का, तो ये आपका क्या बन गया? ए स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर जो भी था वो फॉर्मूला बन गया। तो कहने का मतलब हम सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जगह कोई भी ट्रिगो फंक्शन डाल के हम जब देखते हैं तो उसके बाद क्या होगा? कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। अगर फॉर्मूला बनेगा तो सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। कुछ और सोचिए, कुछ और तरीका सोचिए, कुछ और सब्स्टिट्यूशन सोचिए। तो बस ये छोटा सा थीम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। हम आने वाले क्लासेस में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और भी डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसका एक बार नोट बना लो अपनी नोटबुक में, और हम चलते हैं अब इसके बाद छठे फॉर्मूले की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी नोट बनाइए। ठीक है, अब चलते हैं हम छठे फॉर्मूले की तरफ। वो क्या था उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो बच्चों छठे वाले जो फॉर्मूले थे ये रहे आपकी स्क्रीन पे, देखिए आप टॉप में। तो बच्चों यहां पर तीन फॉर्मूले हैं, तीन में से एक फॉर्मूला मैं कराऊंगा, दो आपके लिए होंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं बच्चों।
तो बच्चों अब इस फॉर्मूले का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, किस तरीके से काम होगा आ जाओ जरा मैं समझाता हूं आपको। मैं यहां पर इस फॉर्मूले में जब प्रूफ करूंगा तो मैं एक फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले ट्रिगो फंक्शन का sin 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। sin 2a इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला यहां पर हमारी हेल्प करेगा, ध्यान रखना। आ जाते हैं यहां पर इसको प्रूव करने के लिए। मैं इसके RHS को कंसीडर कर लेता हूं। सो इन RHS लेट मी से दिस इज y इक्वल्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। RHS के एक्सप्रेशन को मैंने y मान लिया, बार बार मुझे इतना नहीं बोलना पड़ेगा, सिर्फ y बोल देंगे काम चल जाएगा कि y का मतलब RHS ही है। अब इसमें मैं सोचूंगा कि x की जगह ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पुट करूं। मैंने अभी आपको पेयर वाइज मैंने 3 पेयर लिखे थे कि साइन थीटा या कॉस थीटा, दूसरा पेयर टेन थीटा या कोटेंजेंट थीटा, तीसरा पेयर सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा। तो इन पेयर्स में से मैं कौन सा पेयर सेलेक्ट करूं, साइन थीटा पुट करूं या कॉस थीटा पुट करूं, टेन थीटा पुट करूं या सीकेंट थीटा पुट करूं एंड सो ऑन, मतलब कोटेंजेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा, ताकि कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए, सिंप्लीफिकेशन में हेल्प हो। तो बच्चों यहां पर मैं सोच रहा हूं कि x की जगह अगर टेन थीटा पुट कर दिया जाए, जैसे ही मैं x की जगह टेन थीटा पुट करूंगा तो y आपका बनेगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो चीज है ना 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको देखो और इसे देखो। यहां मैंने फॉर्मूला पहले ही आपके लिए लिख के रखा हुआ है। तो यहां से अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हैं बच्चों तो ये बनेगा साइन 2 थीटा। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, याद करो ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स कब होता है? जब एक्स बिलोंग करता है पीवी ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स से। ये रहा पीवी ब्रांच साइन इनवर्स फंक्शन का। यहां पर x जो है इस फॉर्मूले में वो यहां पर 2 थीटा है। तो एक बार कंपेयर करके अगर हम देखें तो क्या यहां पर हम 2 थीटा लिख सकते हैं? अब पता नहीं लिख सकते हैं या नहीं, हमें कंडीशन डिस्कस करनी होंगी। कंडीशन मतलब जो यहां पर x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन गिवन है। यहां से आ जाओ, देखिए हमें गिवन था कि मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज दिस वे ऑल्सो। बात समझ आई आप लोगों को बच्चों? अब यहां पर x आपने क्या पुट किया है बच्चों? तो टेन थीटा। तो x की जगह आप लोग टेन थीटा पुट कर दो यहां पे। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब यहां से अगर आप टेन इनवर्स लेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ -1 यानी -π/4, ये थीटा, टेन इनवर्स ऑफ 1 यानी π/4। बात समझ आई मैंने क्या बोला? इस स्टेप के बाद मैं यहां पर दिखा देता हूं आपके लिए टेन इनवर्स ऑफ -1, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा यानी थीटा एंड देन टेन इनवर्स ऑफ 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें फर्दर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -π/2 से ये आपका 2 थीटा हो जाएगा विच विल बी लेस देन और इक्वल π/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, जो कि साइन इनवर्स फंक्शन का पीवी ब्रांच का रेंज है। तो यहां पर जो x है ना वो पीवी ब्रांच से होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और हमारी क्वेश्चन में जो 2 थीटा है ना इससे कंपेयर करो तो 2 थीटा इसी रेंज में से होना चाहिए था और वो तो है। और अगर ऐसा है तो यहां पर हम इसको 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ठीक है जी, लिख दिया हमने। तो बच्चों अब ये जो थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहां पर आ जाइए आप। ठीक है, ये सब काम हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है जब हम फॉर्मूलों का डेरिवेशन सीख रहे थे कि अगर x tan थीटा है तो थीटा tan इनवर्स x होगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट इट 2 tan इनवर्स x इन प्लेस ऑफ थीटा। ठीक है, एंड नाउ दिस इज योर LHS। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। ये साइड वर्क में जो ये काम हमने किया है ना, ये कंडीशन डिस्कस की है बेसिकली दिस वन। ये फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं है। बाकी ये तो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, आपको लिखना है तो लिखिए वरना एज यू विश। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, मैं फिर आगे आपको लेके चलता हूं।
अब देखिए बच्चों, यहां पर एक बात मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, सुनना ध्यान से। 2 tan इनवर्स x के हमारे पास ना 3 फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला क्या है, जो अभी बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये रहा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये रहा बच्चों। ठीक है, मैं कंडीशंस नहीं लिखूंगा, कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, फिर से मैं दिखा दूंगा बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। अभी मैं इनको लिख रहा हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि इन्हें याद कैसे करना है। तो बच्चों, ये रहे 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले। अब देखो, इन्हें हम ध्यान कैसे रखेंगे। क्या है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर हमें किसी क्वेश्चन में यूज करना है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो ये लगेगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, तो ये लगेगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब क्वेश्चन में जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग यहां पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट, जो छठे नंबर के फॉर्मूले हमने सीखे हैं विद द कंडीशंस ऑन x, रिस्ट्रिक्शंस जो भी x के ऊपर है। ठीक है, आप इनका लिस्ट बना लीजिए। और अब हम चलते हैं आगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं जल्दी जल्दी। तो बच्चों, हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। तो क्या होगा, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये रहा फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, इसका यूज करके यहां पर लिख दो 3π/5। ठीक है, अब ये पता नहीं सही है या गलत है। आपको अगर ध्यान हो कि ये जो फॉर्मूला होता है ये तभी एप्लीकेबल होता है जब x यहां पर पीवी ब्रांच में हो। ठीक है, यानी -90 से 90 क्लोज इंटरवल के बीच में अगर ये x है, तब साइन इनवर्स ऑफ साइन x आपको x देगा। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, साइन इनवर्स साइन 3π/5, यानी x की जगह 3π/5 आ गया, मैंने लिखा 3π/5। जरा 3π/5 को चेक करिए कि वो क्या इस इंटरवल में है या नहीं। 3 × 180/5, पाई की जगह मैंने 180 रख दिया, डिग्री में आपको निकाल के दिखा रहा हूं, समझने में आसानी होती है। कैलकुलेट कर लो, 5 3 जा, ठीक है 15, एंड देन 3 कैरी, तो यहां पर 5 6 जा। जरा मल्टीप्लाई करना, 36 × 3 क्या आ गया, 108 इन डिग्रीज। अब ये जो वैल्यू है, क्या वो इस इंटरवल के बीच में है, मतलब 3π/5 विच इज 108 डिग्री, क्या वो इस इंटरवल में है, तो नहीं है। और अगर ये इस इंटरवल में नहीं है, तो आपने जो किया है ना बच्चों, अभी सॉल्यूशन अगर इस फॉर्मूले का यूज करके ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे तो ये सॉल्यूशन हो गया गलत। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, आप इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो कि ये गलत कैसे है। जैसे मैंने बताया कि 108 डिग्री इस इंटरवल में नहीं है, मतलब दिस डज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2, इसलिए ये गलत हो गया। इसे भी नोट करो, क्योंकि ये गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, कई बार ऐसे ही करते हैं वो लोग। हमें ये तो पता होना चाहिए कि सही क्या है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि गलत क्या है, ताकि हम वो गलती खुद ना करें। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसे भी। चलो अब हम चलते हैं, सही सॉल्यूशन क्या होगा इसका ये सीख लेते हैं। बच्चों, ये जो एंगल है, जो कि हमने देखा कि साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज में नहीं है, तो इस एंगल को रेंज में कैसे लाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है, क्वाड्रेंट के सारे जो हमने काम सीखे थे, उनकी हेल्प से हम इस एंगल को रेंज में लेकर आएंगे। कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना। साइन इनवर्स बाहर रखा हुआ है, ऐसे ही रहने दो। ये मैंने साइन 3π/5 के लिए ब्रैकेट लगाया, और जरा देखो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। आप एक बार एलसीएम लेके देखो, 5π - 2π 3π/5 वंस अगेन, तो मतलब वही चीज है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा ये बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर ही देखना, स्क्वायर ब्रैकेट जो लगाया है मैंने, तो ये क्या है, साइन π - थीटा यानी साइन थीटा। अब ये क्या चीज है, याद करो 11th क्लास मैंने बोला ट्रिगो फंक्शन, क्वाड्रेंट की हेल्प से हम सारा काम करेंगे। यहां पर साइन π - थीटा इज साइन थीटा,
हम इसको इस तरीके से इस एंगल को मॉडिफाई कर रहे हैं कि ये एंगल साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज के अंदर आ जाए। और उस मॉडिफिकेशन में यानी एंगल को हम जब रेंज में ला रहे हैं तो जो हम ये काम कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट्स की हेल्प से कर रहे हैं। और अब बच्चों अगर मैं यहां पर इसे लिख दूं 2π/5 इसी फॉर्मूले का यूज करके जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा, और एक्स अगर पीवी ब्रांच में है, प्रिंसिपल ब्रांच यानी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में है। तो जरा सोचो, अब ये 2π/5 आ गया, 36 × 2 यानी 72 डिग्री यानी -90 से 90 डिग्री क्लोज इंटरवल में है ये वाला एंगल, जो कि साइन इनवर्स फंक्शन का पीवी ब्रांच का रेंज है। यानी ये आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। बात समझ आई आप लोगों को? इसी तरीके से जरा अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगेन 13π/6 का अगर यहां पर आप देखें ना 13π/6, तो कॉस इनवर्स फंक्शन का पीवी ब्रांच का रेंज क्या होता है, तो 0 से पाई। यानी कॉस इनवर्स के लिए ये जो फॉर्मूला अगर आप यहां पर ऐसे लिखते हैं तो ये x आपका इस इंटरवल से होता है। ठीक है बच्चों? तो अब यहां पर x की जगह 13π/6 अगर आप लिखेंगे, 13π/6 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा। यानी अगर ऐसा आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें इस एंगल को रेंज में लाना है। अब रेंज में कैसे लाना है, तो जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, हम क्वाड्रेंट्स की हेल्प से ये सारा काम करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं cos 2π + π/6। तो बच्चों मैंने लिखा cos 2π + π/6। ठीक है? अब जरा यहां पर आप एलसीएम लेके देख लो, 13π/6 अभी बन रहा है, मतलब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि यहां पर गलत हो जाए। लेकिन देखो होगा क्या कि ये है 2π + थीटा, ये रहा 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पर सारे ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो cos भी पॉजिटिव होगा। तो मैंने इसे लिख दिया cos थीटा यानी cos π/6, और यहां से ये बन जाएगा π/6। अब ये π/6 तो आपके cos इनवर्स फंक्शन के पीवी ब्रांच की जो रेंज है उससे बिलोंग करता है। तो हो गया जी काम हमारा। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगेन 5π/6 अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यहां पर, ये फॉर्मूला tan इनवर्स tan x = x। अगेन x आपका पीवी ब्रांच में होना चाहिए, π/2 -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो अब यहां पर ये 5π/6 x की जगह अगर आप यहां इस फॉर्मूले की हेल्प से सोचें कि x की जगह हम 5π/6 आंसर डिक्लेयर कर दें, तो वो इस रेंज में नहीं है। तो नहीं है तो रेंज में लेकर आएंगे। तो कैसे? तो जैसा कि मैं अभी पिछले 2 क्वेश्चन में कर आया हूं, यानी हम क्वाड्रेंट की हेल्प से इसे रेंज में लेकर आएंगे इस एंगल को। तो मैंने लिखा tan इनवर्स ऑफ 10π - π/6। ठीक है, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि tan इनवर्स 10 5π/6 को ऐसे लिख लो। अब यहां से प्रॉब्लम ये आई कि tan π - थीटा क्या होता है। तो tan π - थीटा ऐसे करोगे ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में यानी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये आपका ऐसे हो जाएगा बच्चों, देखिए tan इनवर्स -10 π/6 हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक फॉर्मूला और है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, आपको मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान आ जाएगा। tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट हो तो माइनस हम बाहर निकाल देते हैं। याद आया कुछ आप लोगों को? ये रहा tan इनवर्स, इसमें इनपुट क्या गया तो नेगेटिव का, इस पूरे को x की तरह ट्रीट करो, 10π/6 को x की तरह ट्रीट करो। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका -tan इनवर्स ऑफ 10π/6। और tan इनवर्स 10π/6 में tan इनवर्स tan x वाला फॉर्मूला लगा के यहां पर अगर हम इसे डिक्लेयर कर दें कि ये π/6 आया, माइनस तो पहले ही हमने बाहर निकाल लिया है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि ये जो भी एंगल आया है वो tan इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच से कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, आप चेक करके देख लो। ठीक है, अब आ जाओ इन दोनों क्वेश्चंस को। पहले मैं इसे समझाऊंगा फिर इसे हम देखेंगे। इसको देखो, बड़ा ही थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है, टुच्चा क्वेश्चन है ये। कैसे? cos 2π/3 एंड cos 2π/3 यहां दिख रहा है आपको, ये cos इनवर्स और ये साइन इनवर्स है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
कि कॉस इनवर्स और कॉस ये हट जाएंगे तो 2π/3 रहेगा जो कि कॉस इनवर्स के रेंज में है। ऐसे इसको भी कर लेंगे, लंबा प्रोसेस। या फिर एक और काम क्या होगा कि cos 2π/3 की पहले वैल्यू निकाल लो, -1/2 आएगी, यहां -1/2 आएगी, अब उनको अलग से सॉल्व करो, अगेन लंबा प्रोसेस। यहां देखना मैं क्या कहने जा रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है बच्चों, π/2 होता है ना। देखना ध्यान से, जिसे मैं ब्रैकेट में लगा रहा हूं, कंपेयर करो फॉर्मूले से, x की जगह वो आ सकता है, दोनों सेम ही है, और अगर ऐसा है तो ये रहा बच्चों मेरा आंसर। दैट्स ऑल, बात खत्म, विद इन सेकेंड्स, बस सोचना है, सीधा आंसर। अच्छा, अब चलते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान से देखना। अगेन कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x लिखकर बच्चों यहां 2 आंसर डिक्लेयर कर दो, लेकिन ध्यान से जो 2 आपने डिक्लेयर किया है वो क्या साइन इनवर्स के रेंज में है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझना क्या बताने जा रहा हूं। ये रेंज होता है साइन इनवर्स का बच्चों, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 रखिए और यहां पर कैलकुलेशन करो तो यह आएगा -1.57, 1.57 अप्रोक्सीमेटली, यानी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 मैंने पुट करके ये कैलकुलेशन किया है। ये जो यहां पर ये 2 है ना बच्चों, यहां पर कोई डिग्री का ऐसा साइन तो बना नहीं है, यानी ये जो एंगल है ना वो रेडियन में है। 2 इस इंटरवल में है या नहीं है, तो नहीं है। तो अगर इस इंटरवल में नहीं है तो ये आंसर आपका गलत हो गया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस डज नॉट बिलोंग टू, या तो ऐसे लिख लो कि -1.57, 1.57, ठीक है, इससे ये बिलोंग नहीं करता है, और जब इससे बिलोंग नहीं करता है तो ये तो गलत हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको नोट कर लो आप लोग, ताकि मैं ठीक वाला कराऊं इसके बाद, ठीक है, चलें अब, ओके। तो बच्चों देखिए, हम लोग इसे कैसे लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन π-2, जैसा हमने अभी किया था इधर ट्रिगो फंक्शन यानी क्वाड्रेंट की नॉलेज यूज करेंगे, तो ये हो गया साइन π-θ यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन 2 को ऐसे लिख सकते हैं। और अब अगर यहां से मैं इसका आंसर डिक्लेयर करूं π-2, और आपको समझाने के लिए यहां पर बताऊं कि पाई यानी 3.14 - 2 दैट इज 1.14, और ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों, क्या ये -1.57, 1.57 इंटरवल से बिलोंग कर रहा है या नहीं, बताओ, कर रहा है ना बिलोंग, तो ये बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जरा सोच समझ के मुझे बताना और इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, इसका आंसर बताइए, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन लिखें आपके लिए, ये लो, tan इनवर्स ऑफ tan 2, इसका भी आंसर आप लोग मुझे बताना, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है इन क्वेश्चन में, देखिए हमें इवेल्युएट करनी है इन सभी की वैल्यूज, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, कॉट इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, क्या होता है, π/2, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइन π/2, जिसका मतलब हुआ 1, बस बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं इस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो छोटे क्वेश्चन है पहले उनको खत्म कर लेते हैं। बच्चों यहां पर अगर आप ब्रैकेट में ध्यान से देखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसे देखो, इस टर्म को देखना जिसको मैंने ऐसे ये इस पे बबल्स बना दिए हैं, साइन इनवर्स -½ क्या होता है बताओ। तो साइन इनवर्स ऑफ -½ होता है बच्चों -π/6, बात समझ आई। अब इसको सॉल्व करना जरा, ब्रैकेट के अंदर π/3 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस π/6, तो ये हो गया आपका π/2 एंड साइन π/2 क्या, तो 1, बस खत्म। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ये लिखा मैंने cos
ये जो टर्म है ना, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ओके। अब देखना मैं ब्रैकेट कहां पर लगा रहा हूं, और जिस पे ब्रैकेट लगाया, अब एक फॉर्मूला याद करो। अभी कुछ देर पहले हमने पिछले जो क्वेश्चंस लिए थे प्रिंसिपल वैल्यू वाले, वहां भी मैंने ऐसा फॉर्मूला डिस्कस किया था। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पाई बाय 2, या साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, कुछ भी बोल दो। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों? cos ऑफ दिस वैल्यू प्लस पाई बाय 2। ठीक है, आप यहां पर अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना, यहां साइड में लिख रहा हूं cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। आंसर क्या आएगा? तो साइन थीटा, प्लस या माइनस, तो पाई बाय 2 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब इसका यहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो बच्चों इसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब cos इनवर्स 1/5। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये cos इनवर्स 1/5 जो है ना बच्चों, एंगल ही तो है ये। इसे आप कुछ एज्यूम कर लो, मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, मैंने इसे लिख लिया, कोई भी एंगल, थीटा अल्फा जो मन करे वो मान लो। ठीक है, यहां से cos थीटा क्या आएगा बच्चों? तो 1/5। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब यहां से आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए। ये रहा आपका बेस और ये रहा आपका हाइपोटेनियस। यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप परपेंडिकुलर निकाल लो। अब यहां से बच्चों साइन थीटा क्या आएगा ये बताओ मुझे। तो ये रहा आपका साइन थीटा, बात समझ आई आपको? साइन थीटा क्या आ गया? 2√6/5। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है आपका, आपने cos इनवर्स 1/5 को थीटा माना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से आपने अभी अभी निकाली है, नेगेटिव तो पहले से ही है। ठीक है, ये माइनस का साइन तो चल ही रहा है। ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन। ओके, बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन 2 की तरफ, जो अभी पेंडिंग है। फिलहाल आप इसे नोट करिए क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा। चले बच्चों? ठीक है, वैसे जिसको मिटा रहा हूं ना बच्चों में, ये रफ वर्क नहीं है, आप इसे फेयर में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ अपने क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। π/4 एंगल है। ठीक है, अच्छा tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग, ये भी एंगल होगा, उसका ट्वाइस किया वो भी एंगल ही होगा। मतलब ये क्या है? टेंजेंट एंगल माइनस एंगल। कुछ फॉर्मूला याद आया आपको? tan a माइनस b का फॉर्मूला। b का मतलब π/4, a का मतलब ये पूरा। इसको पहले अलग से सॉल्व कर लो, अच्छा रहेगा, आप ही की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो मैं यहां पर साइड में, और ये फेयर वर्क है, ठीक है, यहां पर साइड में पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स 1/5, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद करिए। देखिए फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, मिटा दूंगा थोड़ी देर में। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले थे, अभी हमने देखे 3 फॉर्मूले थे। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लिखिए, तो वो होता है 2x/1 माइनस x²। यहां x का मतलब 1/5, जरा सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/5, ओके, अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, यानी दिस वे। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स 10/24 यानी 5/12। ओके, अब इस फॉर्मूले को मैं यहां से हटा देता हूं, और ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसे आप संभाल के रखिए। ठीक है, काम आएगा। अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। आपने क्या सोचा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। आप चाहते हो तो इसे एंगल अल्फा या बीटा ऐसे एज्यूम भी कर लो, हालांकि हम तो नहीं करेंगे, हमारे लिए काम बहुत आसान है। ध्यान से देखना, tan a माइनस बी, बस इसे ध्यान से लिखना। ये a है और ये b है, ये तो आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसे ध्यान से लिखना। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan a का मतलब जो यहां है वही लिखो, तो tan a माइनस tan b, बात पल्ले पड़ी आपको, अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये जो tan b बोल रहा हूं, tan π/4 को, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों,
और ये जो हमने 2 tan इनवर्स 1/5 जिसे एंगल ए बोला है अभी फॉर्मूला पढ़ते हुए, तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है tan इनवर्स 5/12। चलो पुट कर दो, तो टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 5/12, ठीक है बच्चों। और tan π/4 हमने अभी क्या बोला, tan π/4 आपका 1 हो गया, तो लिख दो इसे 1, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 1 प्लस टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 5/12 इंटू tan π/4 यानी 1। 10 ऑफ tan इनवर्स 5π/12 क्या बचा, 5π/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5π/12 इंटू 1। एक बार एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, 5 माइनस 12 अपॉन 12, 12 प्लस 5 अपॉन 12 जो मैंने बोला न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो गया, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 7 अपॉन 70, ठीक है। 7 से 7 काट दो और जो भी आपका आंसर आएगा बताओ वो क्या आएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, माइनस 7 अपॉन 70, ठीक है। कहीं आप 7 और 7 को काटना दो भैया, हम मजाक कर रहे थे। तो बच्चों ये हो गए आपके आज के न्यूमेरिकल्स। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उसे नोट कर लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन 4 है बच्चों, उसका साइड में यहां पर मैंने एक और आपका फेयर वर्क किया था, वो तो मिटा दिया मैंने कुछ देर पहले, आपने देखा होगा। ये क्वेश्चन 2 के लिए मैं साइड हुआ हूं, इसे आप फिगर करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है बच्चों, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लेंगे अब अगली क्लास में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।